हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 9। इसमें हम आज एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन और रिकॉल करेंगे अपने इस चैप्टर को जो हमने 9.1 एंड 9.2 लेक्चर में डिस्कस किया था। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये पूरे 9 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एम लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है यानी कि संवैधानिक जो ढांचा है इसके हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिया विद एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हमने 53 लेक्चर में से कंप्लीट किया है। तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। और क्लास 6 से लेकर के 11th क्लास की जो एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस है वो भी कंप्लीट कर दिया गया है। यानी कि 11th क्लास का फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट कर लिया, सेकंड बुक अभी बाकी है। जब हमारा एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा इसका टेस्ट लगाने के बाद हम यानी कि एम लक्ष्मीकांत जो हमारा एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट बुक कंप्लीट कर ले। जैसे ही हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम 11th क्लास की जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी उसको डिस्कस हम करेंगे। और जो हमारा 27 ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन चल रहा है जिसमें हमने एशियंट और मिडिवल कंप्लीट कर लिया। अब हर संडे यानी कि वीकेंड को संडे संडे हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे जिसमें हम इस बार मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, जिससे रिलेटेड आपका 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो इस संडे जो वीडियो होगा वो 5वां वीडियो होगा जिसमें हम 2007 से लेकर के 2010 तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से यूपीएससी प्रीलिम्स में उसको डिस्कस करेंगे। द ओशियन ऑफ शिक्षा नाम से टेलीग्राम पे भी चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें जो यूपीएससी की जो स्टैंडर्ड बुक है यूपीएससी की जो स्टैंडर्ड बुक है जैसे कि आपका जियोग्राफी से रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी बुकें आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो बुक है 12th क्लास की उसको भी हम इसके बाद जो हमारा ये सीरीज चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद जब हम 11th क्लास की भी एनसीईआरटी पॉलिटिकल कंप्लीट कर लेंगे तब हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम रिविजन्स करेंगे चैप्टर 9 का जो हमने 2 लेक्चर में डिस्कस किया है उसको उसके बारे में, और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि किस कंट्री में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को नहीं मिलता है, यानी कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल ड्यूटी देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि जर्मनी। तो जैसे कि हम बात करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके 1976 में जो सरदार सरवन सिंह कमेटी थी उनके रिकमेंडेशंस पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया गया। तो इसलिए आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे हमें टोटल कितने तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलता है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है वो हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, जिसे आज के टाइम पे यानी कि प्रेजेंट टाइम पे हम रसिया के नाम से जिसे जानते हैं। तो इसीलिए हमें रसिया और इंडिया दोनों कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलता है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी का जो कंसेप्ट है, जो कंटेंट है, जो प्रोविजन है, वो हमें जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। लेकिन जर्मनी, जैसे कि जर्मनी, यूएसए, ये ऐसी कंट्री है जिनके यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं दी गई है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। दूसरे क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि हमारे जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी को किस पार्ट में रखा गया है। ऑप्शन ए है पार्ट 3, ऑप्शन बी है पार्ट 4, ऑप्शन सी है पार्ट 4A, ऑप्शन डी है पार्ट 4B। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि पार्ट 4A। पार्ट 4A का मतलब है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसको पार्ट 4 में ऐड कर यानी कि पार्ट 4 में एक आर्टिकल 51A ऐड किया गया जो कि हमारा था फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक किसके बारे में बात किया जाता है तो डीपीएसपी के बारे में बात किया जाता है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आर्टिकल 51A
किसके बारे में बात करता है? तो ये बात करता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड ये बात करता है और उसको ऐड करके लिखा गया था। यानी कि जब हम किसी पार्ट के आगे ए कोई भी अल्फाबेट लगाते हैं, ए बी सी, या किसी आर्टिकल के सामने हम अल्फाबेट का यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि उसको अमेंडमेंट करके उसमें ऐड किया गया है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन में ये बताना है कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो ऑप्शन ए है 41, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 43, ऑप्शन डी है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, जब 1975 से 1977 में क्या लगा हुआ था? तो इमरजेंसी लगी हुई थी। तो उसी की ड्यूरेशन में क्या है, सरदार सरवन सिंह कमेटी के तहत रिकमेंडेशंस पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें यह बताना है कि जो सरदार सरवन सिंह कमेटी है उनके द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, कितने फंडामेंटल ड्यूटी सजेस्ट किया गया था? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 8। सरदार सरवन सिंह कमेटी ने जब फंडामेंटल ड्यूटीज की के लिए सजेस्ट किया था तो उसमें कहा था कि टैक्स पे करना, फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग और वोट वोट देना, इसे भी क्या रखा जाए, किस में रखना चाहिए? तो फंडामेंटल ड्यूटीज में रखना चाहिए, लेकिन इसे फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं ऐड किया गया, जिसके बेस पे हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ क्रिटिसाइज भी देखने को मिलता है। तो इसलिए जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन है जिसमें हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आर्टिकल 51A के अंदर मेंशन नहीं है, यानी कि उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शन मतलब पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो इंडिया है, भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, उसको बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य होगा। क्या है? ऑप्शन बी कहता है, यानी कि स्टेटमेंट जो हमारा दूसरा उसमें कहता है कि जब देश के द्वारा सिटीजन्स को अपनी रक्षा के लिए बुलाया जाए तो हर एक नागरिक देश की रक्षा के लिए अपनी जो सेवा देगा वो उसका क्या होगा? मौलिक कर्तव्य होगा। ऑप्शन डी यानी कि स्टेटमेंट जो सी है हमारा, सॉरी डी नहीं, स्टेटमेंट जो तीसरा है हमारा वो कहता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट, जो हमारी प्राकृतिक पर्यावरण है, उसको प्रोटेक्ट करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। स्टेटमेंट डी कहता है कि इस्टेब्लिश द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सहकारी समिति की स्थापना करना, ये हर एक सिटीजन का क्या है? तो मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्यों? ऑप्शन डी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये हमारा मौलिक अधिकार, सॉरी मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये किसके अंदर आता है? ये डीपीएसपी के अंदर आता है, ना कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। तो इसीलिए इसको 51A के अंदर इसको मेंशन नहीं किया गया, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन डी। सिक्स्थ स्टेटमेंट देखते हैं, छठा जो स्टेटमेंट है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए और हमें इसमें ये बताने कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 1967 में ऐड किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सरदार सरवन सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशंस दिया गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए हर एक पर्सन के पास। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको 2002 में ऐड किया गया था। ड्यूटी टू टैक्स, ड्यूटी टू पे टैक्स क्या है? हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको ये भी पता है कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट गलत है तो इसके तहत आप राइट आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है पहला दूसरा चौथा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हमारे सारे स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट, वो सॉरी सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तो सही है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये 1967 में नहीं बल्कि 1976 में हुआ था। चौथा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि पे टैक्स हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रिटिज्म हमें देखने को मिलता है। इसलिए हमारा पहला और जो दूसरा चौथा स्टेटमेंट है वो क्या है? तो गलत है।
और इसका राइट आंसर निकल गया था हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तो वो करेक्ट है। तो ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब करते हैं हम अपने चैप्टर को रिवाइज। अब हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर 9 का में, 10 मिनट के अंदर हम इसको रिकॉल करने की और रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रखा गया है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के रखा है, और ये हमें जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। 1976 में सरवन सिंह के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया था इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, कि जिस तरीके से हर एक पर्सन के पास फंडामेंटल राइट है, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए, और सरकार ने इनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर दिया गया। 1999 में वर्मा कमेटी ने क्या किया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें से कुछ ऐसे जो फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें से कुछ ऐसे प्रोविजंस को निकाले जो कि क्या थे, लीगल प्रोविजंस के अंदर आते, कि यदि वो पब्लिक के द्वारा नहीं किए जाते, उस अपनी ड्यूटी का कर्तव्य नहीं किया जाता, तो उसके तहत उसे दंड यानी कि पनिश या पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती है। ये चीज आइडेंटिफाई किया था कि किस किस मौलिक अधिकार को आदमी के द्वारा यदि सिटीजन के द्वारा नहीं किया जाता, तो आपको इसके तहत आपको दंडित या पेनल्टी आप पे लगाई जा सकती है। इसको आइडेंटिफाई करके बताया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया, और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, उसमें हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया, जिसकी वजह से आज हमें प्रेजेंट टाइम पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलता है। और अभी तक 105 बार यानी कि 150 टाइम्स में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करते 101 जीएसटी के लिए था, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमने अपनी कंट्री और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट था उसको सॉल्व किया था। इस तरीके से अभी तक टोटल हमने 105 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रखा है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो क्या है, जिस तरीके से डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, विदाउट लीगल सेक्शंस है, नॉन लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स देखने को मिला, उसी तरीके से हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। यानी कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, एक नॉन जस्टिसेबल है, वो बिना किसी लीगल सेक्शंस के है, वो किसी भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बगैर भी उसको क्या है, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको लागू नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं जैसे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस में ऐड किया गया था, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है उसको अमेंडमेंट करके उसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसे हम कहते हैं 51A। तो यानी कि ये कब हुआ था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था, और जिस उस टाइम पे हमें कितने, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिले थे, इसलिए कहते हैं कि ओरिजिनली हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी। अब बात करते हैं सरदार सरवन सिंह कमेटी के बारे में। 1976 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरदार सरवन सिंह कमेटी को सेटअप किया गया था, और उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जिस तरीके से हर एक पब्लिक अपना फंडामेंटल राइट एंजॉय करता है, उसी तरीके से कुछ नागरिकों के कर्तव्य भी होने चाहिए, और इस बात को कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया है, तो इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में 10 फंडामेंटल राइट हमें दिए गए, कि अब ये कुछ मौलिक अधिकर्तव्य होंगे जो कि नागरिक को पालन करना है। अब जैसे कि हम बात करते हैं वो कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए थे हमें, तो जैसे कि अगर बात करते हैं हमारी कंट्री की जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम, इन सब का रिस्पेक्ट करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया, कि आपका ये एक मौलिक कर्तव्य है, आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज की अपने राष्ट्रीय ध्वज का आदर्शों को मानना है, यानी कि आस्था रखनी है, उसका रिस्पेक्ट करना है, हमारी जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, उस ऊपर आपको आस्था रखना है, ये आपका मौलिक कर्तव्य होगा। फिर जितने भी जो हम बात करते हैं जो नोवेल आइडियाज थे नेशनल मूवमेंट आज़ादी के लिए, उन सबको से प्रेरणा लेना, प्रेरित होना, ये हमारा क्या बना दिया गया, एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया, कि आपको जितने भी जो सोशल यानी कि फ्रीडम मूवमेंट चलाए गए थे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, आपको उससे सीख लेनी है, इंस्पायर होना है, और अपने देश के लिए, अपने देश की डेवलपमेंट में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया। फिर अगर बात करते हैं कि हमारी कंट्री अपनी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, इसको बनाए रखना, इसको रिस्पेक्ट करना, ये हमारा क्या होगा, एक मौलिक कर्तव्य होगा। यानी कि यह हर एक सिटीजन का, हर एक इंडियन सिटीजन का ये क्या बना दिया,
तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया। फिर कहा गया अपने देश, जब देश की रक्षा की बात आएगी तब यदि देश के द्वारा सिटीजन्स को बुलाया जाएगा तो अपनी सेवा देना हर एक नागरिक का क्या होगा, तो कर्तव्य होगा। ये मौलिक ड्यूटी के अंदर कहा गया कि अपनी सेवा देना देश की रक्षा के लिए ये आपका क्या होगा, एक मौलिक कर्तव्य होगा। फिर जैसे जैसे कि हमारी जो भी अपनी कंट्री के हारमोनी भाईचारे को बढ़ावा देना, ह्यूमन की डिग्निटी के विरुद्ध में काम, यानी कि महिलाओं का सम्मान करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, कास्ट, रिलीजन, क्लास के आधार पर डिस्क्रिमिनेट ना करना, ये भी हमारा क्या होगा, एक मौलिक अधिकार होगा। तो सॉरी, मौलिक यानी कि मौलिक कर्तव्य होगा, मौलिक अधिकार नहीं फ्रेंड्स, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य होगा। ये बात कही गई हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर। फिर कहा गया कि हमारी संस्कृति, जो हमारी कल्चर है, हमारा जो कंपोजिशंस है, ट्रेडिशंस कल्चर है, इन सब को इम्पोर्टेंस देना, इन सबको महत्व देना, ये हमारा क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटी होगी। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें इस सब चीज का पालन करना है, इन सब के गौरव को बढ़ाना है, यानी कि इन सब की गौरवशीलता को बढ़ाना है, इन सब गौरव, अपने जो हमारी जो गौरव है, हमारा जो कल्चर है, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको कंजर्व करके रखना, ये हमारा क्या होगा, मौलिक कर्तव्य होगा। फिर कहा गया कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शंस करना, उसको इम्प्रूव करना, जैसे कि नदी, तालाब, इन सबको दूषित ना करना, इन सबको स्वच्छ रखना, जो जीव जंतु है उसको ना मारना, ये भी हमारा क्या होगा, एक मौलिक कर्तव्य होगा। फिर कहा गया कि जैसे कि हम बात करते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं या जो भी हमें नई चीजें सीखने को मिले, उसमें हमें सीखना है और अपने देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए अपना सहयोग करना है, और उसमें हमें क्या करना, पूरा पार्टिसिपेट करना हमारा क्या होगा, मौलिक कर्तव्य होगा। फिर कहा गया कि जो हाँ पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर हम बात, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना पहुंचाना, ये भी हमारा क्या होगा, तो एक मौलिक कर्तव्य होगा। फिर कहा गया फिर क्या कहा गया, फिर कहा गया कि जैसे कि अगर सोसाइटी के अंदर अगर हम बात करते हैं किसके अंदर, जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में जो उत्सर्जक की ओर बढ़ाने का जो सशक्त प्रयास है, जिसमें राष्ट्र अपने डेवलपमेंट के एम को अचीव कर सके, हमारी कंट्री के अंदर यूनिटी बना के रखना और हर एक पर्सन को अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को अचीव करने में, इंक्रीजिंग करने में, डेवलपमेंट इंक्रीज करने में अपना सहयोग देना, उनका क्या होगा, एक मौलिक कर्तव्य होगा। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में करके क्या किया है कि शिक्षा 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराना, ये भी हमारा क्या होगा, एक मौलिक कर्तव्य होगा। तो इस तरीके से 42 कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल राइट दिया गया और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या किया गया, तो एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया गया। अब बात करते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से अमेंडमेंट किए गए थे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो हमारा जो प्रेम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, उसमें 3 नए वर्ड जोड़ दिए गए थे, सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रेटेड। ये हमारे प्रेम्बल में वर्ड नहीं थे, लेकिन इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके हमारे प्रेम्बल के अंदर जोड़ दिया गया। फिर जैसे कि हम बात करते हैं किसके बारे में, कि राष्ट्रपति की जो कैबिनेटी सलाह के लिए उन्हें क्या है, तो बाध्य का उपबंध शामिल कर दिया गया। फिर कहा गया कि इसके तहत जो संवैधानिक संशोधन होगा उसको न्यायिक प्रोसेस यानी कि जस्टिस प्रोसेस से क्या रखा गया, तो बाहर रखा गया और नीति निर्देशक तत्व को व्यापक बना दिया गया। फिर जैसे कि हम बात करते हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स एंड बर्ड, इन सबको क्या है, तो स्टेट लिस्ट से चेंज करके किसमें कर दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में से शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि जैसे कि हमें 3 लिस्ट देखने को मिलता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसे स्टेट लिस्ट से हटा करके किसमें डाल दिया गया, तो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। तो ये किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब बात करते हैं कुछ क्रिटिज्म्स भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो पहला क्रिटिज्म यही देखने को मिलता है कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो हमारे प्रेम्बल में ऐड ही नहीं किया गया, जो इम्पोर्टेंट ड्यूटीज है वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड नहीं किया गया, जैसे कि वोटिंग देना, टैक्स पे करना, फैमिली प्लानिंग, जो कि सरदार सरवंत सिंह कमेटी के द्वारा कहा गया था कि वोट देना,
टैक्स पे करना और फैमिली प्लानिंग लेके चलना हर एक नागरिक का उनका मौलिक कर्तव्य होगा, लेकिन इसे मौलिक कर्तव्य से बाहर रखा गया। फिर अगर हम बात करते हैं ऐसे वर्ड जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं, तो ऐसे वर्ड्स हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में यूज किए गए जो कि एक आम आदमी के समझ से थोड़ा सा परे है और उनको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगा, जैसे कि नोवेल आइडियाज, कंपोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर, ऐसे वर्ड का यूज किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। तो एक इस बेस पे भी क्रिटिसाइज हमें देखने को मिलता है। फिर कहा गया कि जिस तरीके से हमारा डीपीएसपी एक नॉन जस्टिसेबल है, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी भी क्या है, हमारा एक नॉन जस्टिसेबल है। उसको उसमें हम ना तो पेनल्टी लगा सकते हैं ना हम उसको पनिश कर सकते हैं। तो एक इस बेस पे भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। फिर कहा गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है, एक मतलब कहा जा रहा है कि बेवकूफ बनाने के लिए उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। जो क्रिटिसाइज करने वाले जो पीपल्स थे उनके द्वारा ये कहा कि जब देश डेवलपमेंट की ओर जाता है, जब देश विकास करता है, तो हर एक नागरिक को खुद ही पता चल जाता है कि उसका मौलिक कर्तव्य क्या है। तो उनके द्वारा कहा गया कि मौलिक अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, एक्सप्लेन किया गया, वो सिर्फ एक बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है, इसका कोई महत्व नहीं है, जैसे कि उन्होंने वहां पे यूएसए और जर्मनी का एग्जाम्पल दिया था। फिफ्थ पॉइंट में ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कहा जाता है कि इसको पार्ट 4 में अमिटमेंट करके नहीं लिखना चाहिए था। यदि आपको ने अमिटमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड ही किया है तो उसको पार्ट 4 में न बल्कि पार्ट 3 में करके ऐड करना चाहिए था, जिसमें क्या है फंडामेंटल राइट है, जिसके वजह से जो डीपीएसपी यानी कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसकी महत्व इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक इस बेस पे भी क्रिटिसाइज किया जाता है। अब कुछ सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के, जैसे कि हम बात करते हैं तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हर एक सिटीजन्स के अंदर वो अपने राइट्स के साथ साथ क्या करता है, अपने ड्यूटीज के लिए भी थोड़ा सा जागरूक होता है कि देश के नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य है, जैसे कि अपने कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को बनाए रखना, वो क्या बन जाता है, उनका एक मौलिक कर्तव्य बन जाता है। फिर जैसे कि हम बात करते हैं देश भक्ति की भावना निकल के आना, जैसे अपने राष्ट्र ध्वज की रिस्पेक्ट करना, राष्ट्रीय गान की रिस्पेक्ट करना, कंट्री के जो मेमोरियल्स हैं, हिस्टोरिकल मेमोरियल्स हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना, इन सब की एक फीलिंग उत्पन्न करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। एक ये सिग्निफिकेंस, एक महत्व देखने को मिलता है। फिर कहा गया कि हर एक सिटीजन्स के लिए क्या करता है, ये एक इंस्पिरेशंस देने का काम करता है, इंस्पिरेशंस प्रमोट करने का काम करता है, डिसिप्लिन प्रमोट करने का काम करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। फिर अगर इसके कुछ सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो इसमें यह कहा गया है कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं पूरी की जाती है या कोई व्यक्ति अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मानता है, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के तहत, जहां पे जो कि डीपीएसपी में भी कहा गया है कि जब बात राजकीय नीति निर्देशक तत्वों में आएगा और आर्टिकल 14 और 19 के तहत कुछ प्रोविंस जो आर्टिकल 14 और 19 के तहत आते हैं तो उसको फंडामेंटल राइट का हनन नहीं माना जाएगा और उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। तो उसी तरीके से ये बात कही गई कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो उस तहत पे भी उसे क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, यानी कि उसको पनिश किया जा सकता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना नहीं जाएगा। फिर हम बात करते हैं फिर क्या कि पार्लियामेंट के द्वारा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उसको पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटी को या तो उस पर पेनल्टी लगा सकता है या पनिशमेंट के लिए वो काम कर सकता है। तो ये पार्लियामेंट के पास ये अधिकार प्रोवाइड कराए गए। तो ये भी एक क्या है, एक इंपॉर्टेंस और एक सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वर्मा कमेटी के बारे में। वर्मा कमेटी ने किया था, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स को आइडेंटिफाई किया था जो कि लीगल प्रोविजंस के अंदर आते हैं, जैसे कि बात करते हैं हम अपने देश की जो नेशनल हार्मोनी है उसको बनाए रखने के लिए क्या था 1971 का जो एक एक्ट था। यदि हम अपने राष्ट्र ध्वज का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अनादर करते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल हार्मोनी एक्ट 1971 के तहत हमें क्या है, पनिश किया जा सकता है। ये आइडेंटिफाई करके उन्होंने अपनी कमेटी में 1999 में ये बात कही थी। फिर कहा गया कि कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो कि क्रिमिनल लॉ के तहत आते हैं और हम वो करते हैं, जो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि
अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स कास्ट के जो पीपल्स, उसको जब हम आपस में लड़वाते हैं जो कि एक क्रिमिनल लॉ एक्टिविटी के तहत आता है, तो इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पनिशमेंट दिया जा सकता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत भी हमें क्या है, तो पनिश किया जा सकता है, हम पे पेनल्टी लगाई जा सकती है यदि इसके अंदर आने वाले कर्तव्य का हम पालन नहीं करते हैं तो। वही बात फोर्थ में भी कहेगी, जो इंडियन पिनल कोड के अंदर जो बात रखी गई है, यदि हम उस ड्यूटी को फुलफिल नहीं करते हैं, उस ड्यूटी का पालन नहीं करते हैं, तो आईपीसी सेक्शंस के तहत भी हम पे क्या है, तो कार्रवाई लगाई, यानी कि हम पे पेनल्टी और पनिशमेंट दिया जा सकता है। या हम अनलॉ एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो 1967 था, इसके तहत यदि हम कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं तो भी हम यहाँ अपने फंडामेंटल ड्यूटीज का फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं या पालन नहीं करते हैं, तो भी हम पे क्या लगाया जा सकता है, तो इसके तहत पनिश किया जा सकता है। फिर कहा कि जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी कैंडिडेट, पार्लियामेंट का कोई भी कैंडिडेट किसी भी जाति, धर्म, भाषा के आधार पे एक कम्युनिटी से वोट नहीं मांग सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो उसको पार्लियामेंट मेंबर से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ये बात इस तरीके से भी क्या है, तो यदि यहाँ पे कोई अपने फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं फुलफिल करता, नहीं मानता है, कर्तव्य को फॉलो नहीं करता है, तो उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। फिर कहा गया है कि जिस वृक्ष को या जिस स्पीसीज को यानी कि किसके लिए, जो खत्म हो रहे हैं या जिसकी जो प्रजाति लुप्त हो रही है, उसके संरक्षण के लिए यदि कोई व्यक्ति उनको मारता है, तो उस किसके तहत, तो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उस पर पनिश किया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। और यही बात रखी गई थी फॉरेस्ट के लिए, इसमें जंगली जो जंगल में जीव जंतु रहते हैं उसके लिए, और इसमें बात रखी गई थी फॉरेस्ट के लिए, जो पेड़ पौधों के लिए। तो ये बात रखी गई थी किसके अंदर, तो वर्मा कमेटी ने आइडेंटिफाई करके बताया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा रिवीजन और रिकॉल चैप्टर 9 का। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिस्कस किया एमसीक्यू क्वेश्चंस, आपने उसको एज अ टेस्ट की तरह लगाया होगा और रिवीजन आपका अच्छा खासा हो गया होगा इस आज की वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आप चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जिससे आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद। और जो हमारा 10th चैप्टर होगा वो होगा हमारा फंडामेंट, वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से संशोधन किया जाता है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहते हैं, ये सब हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के अमेंडमेंट होते हैं, ये सब हम बात नेक्स्ट चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।